Hello students, this is lecture number 3 as far as the IPC series is concerned। और पिछले लेक्चर में हम लोग IPC के फर्स्ट यूनिट को हम लोग देख रहे हैं और पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया था कि फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्वॉल्व इन यूनिट 1। और हम लोगों ने शुरू किया था सेक्शन 299 से। सेक्शन 299 comes under chapter 16 of your Indian Penal Code, and we have tried to understand what does culpable homicide mean, and also we tried to look at the essential points or the essential ingredients in order to constitute the offense of culpable homicide। अब हम इस लेक्चर में will try to understand the offense of murder। मर्डर को समझने का प्रयास करेंगे, हत्या को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपराधिक मानववध को समझा था। तो मर्डर को समझने से पहले मैंने कुछ बातें कही थी पिछले लेक्चर में, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। एक बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि मर्डर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। 299 भी कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहा है और 300 भी, लेकिन जो 300 है वो स्पेशल तरह का कल्पेबल होमिसाइड है जिसको हम मर्डर कहते हैं। इसीलिए 300 की लैंग्वेज शुरू होती है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर, और उसके बाद उसके कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। 300 पढ़ने से पहले एक दो बातें और मैं बता दूं कि 300 में जैसे 299 में हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े थे, इंटेंशन टू कॉज डेथ, और विद द इंटेंशन दैट which is likely to cause death, और तीसरा था कि with the knowledge that he is likely by such act to cause death। ये 3 देखे थे। 300 में 4 हैं ऐसे एलिमेंट, और 300 में सिर्फ यही नहीं है, 300 में एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं कि कब कोई ऑफेंस मर्डर होने के बाद भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पर आपका कल्पेबल होमिसाइड 299 से निकल के 300 में चला जाता है, वो मर्डर हो जाता है, लेकिन चूंकि वो कुछ एक्सेप्शनल केस में किया जाता है तो वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी हो जाता है। तो 300 में दोनों ही बातें दी गई हैं। क्या? डेफिनेशन ऑफ मर्डर, व्हेन डज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर, और दूसरी कौन सी बात दी गई है? दूसरी बात ये दी गई है कि इसके एक्सेप्शन कौन से हैं, मर्डर होने के बाद वापस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब कोई ऑफेंस बन जाता है। तो आइए हम 300 को पढ़ना शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो स्क्रीन पर साथ साथ आप पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर इफेक्टिवली। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर, सामने लिखा हुआ है सेक्शन 300 डील्स विद द केसेस वेयर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। बट डेफिनेशन कहां पर है? 300 को हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू 300 यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। देखिए 299 में भी मैंने पढ़ा था विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो इसीलिए मैंने कहा कि आप 299 को 300 को बिल्कुल अलग समझ के पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये एलिमेंट मिल रहा है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे दोनों के डिफरेंस को, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, डेथ यहां पे भी कॉज होगी, जहां पे भी कल्पेबल होमिसाइड का नाम आएगा वहां पर डेथ कॉज्ड होगी ही, ये ध्यान में रखिएगा। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, पहला। सेकेंड वन इज if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is inflicted। देखिए 299 को याद रखिएगा, 299 के पहले पॉइंट और 300 के पहले पॉइंट में तो ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज यूज की गई, लेकिन 299 के सेकेंड पॉइंट में और इसमें थोड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ में क्या हो रहा है? वो
ग्रेविटी बढ़ जा रही है। इसका ध्यान रखिएगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज इतनी मिलती जुलती है कि ये कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो इसको साथ साथ हम जब पढ़ेंगे तो साथ साथ 299 की लैंग्वेज को भी याद रखेंगे दिमाग में। सॉरी। तो 299 में जो लैंग्वेज थी वहां पर ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ नहीं था, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ था। इसको हम ध्यान में रखेंगे। थर्ड, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of the nature to cause death। दूसरा क्या था कि आपने इस इंटेंशन के साथ बॉडीली इंजरी की है कि आपको पता है, ऑफेंडर को पता है कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तीसरा क्या है, आपने इस इंटेंशन के साथ बॉडीली इंजरी की है जिसमें आपकी पर्सनल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन वो जो इंजरी है वो सफिशिएंट है। 299 में क्या था, लाइकली। तो ये लैंग्वेज से ही ग्रेविटी का अंतर, मैंने आपको कहा था ना, स्पेशल तरह का कल्पेबल होमिसाइड है ये। और 299 और 300 के बीच डिफरेंस भी जब आप पढ़ते हैं तो वो इसी तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। 299 का फर्स्ट एलिमेंट और 300 का फर्स्ट एलिमेंट, 299 का सेकंड एलिमेंट और 300 का सेकंड और थर्ड एलिमेंट को साथ में मिला के समझाते हैं, और 299 के थर्ड एलिमेंट को 300 के फोर्थ एलिमेंट को साथ में बताते हैं। और इसमें एक लैंडमार्क केस है जो आपको याद रखना है, दैट इज आर वर्सेस गोविंदा का केस, जिसमें मेलविल जज जो थे वहां पर उन्होंने इसी तरीके से डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया था। तो ये लैंग्वेज अगर आप दिमाग में 299 की याद रखेंगे तो 300 आप इनके वर्ड से आप समझ सकते हैं कि 300 में ग्रेविटी ज्यादा है। हालांकि 299 का फर्स्ट क्लॉज और 300 का फर्स्ट क्लॉज सेम है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ विद, यानी इसका मतलब क्या है कि जब कोई ऑफेंस 299 में आ रहा है, जब कोई एक्ट 299 के पहले क्लॉज में आ रहा है, पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इंटेंशन एलिमेंट क्या है पहला, इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो वो 300 में चला जाएगा। लेकिन अगर पहले में नहीं आ रहा है तो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जो बॉडीली इंजरी की बात है 299 की और 300 की बॉडीली इंजरी, इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है आप देख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट में 300 के क्या लिखा हुआ है, एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पर ऑफेंडर की पर्सनल नॉलेज है। जब कोई बात पर्सनल नॉलेज पे आ जाती है तो क्या हो जाती है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, यानी एक्ट करते समय उसको पता था कि ये मर जाएगा, मैंने ऐसी इंजरी दे दी है। थर्ड 300 के थर्ड क्लॉज को और 299 के सेकंड क्लॉज को कंपेयर करेंगे तो भी आप पाएंगे कि डिफरेंस है। 300 में क्या लिखा हुआ है, सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, वहां पर लाइकली है, तो इससे भी ग्रेविटी में डिफरेंस है। ठीक है। और जब हम लोग आगे इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से 299 और 300 जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको अंतर पता चलेगा, क्योंकि मेनली जो डिफरेंस है ये इलस्ट्रेशन से ही क्लियर हो पाता है। द फोर्थ पॉइंट इज, if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous, देखिए imminently dangerous वर्ड 299 में नहीं था, it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, ये नॉलेज का एलिमेंट भी मर्डर में है, यानी जो कल्पेबल होमिसाइड में नॉलेज और इंटेंशन का मेंटल एलिमेंट मौजूद था वो 300 में भी है, लेकिन वो इंटेंशन जो है 300 की अगर पहले क्लॉज को हटा दें तो वो 299 के कंपैरिजन में उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। नॉलेज की भी उसी तरह ग्रेविटी ज्यादा है। क्यों, यहां पर लिखा हुआ है नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। 299 में ये लैंग्वेज नहीं थी, नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, बस इतना लिखा हुआ था। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट्स सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी अफॉरसेट। तो अब
थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और थोड़ा बहुत मर्डर की भी समझ आई होगी कि मर्डर ऐसा कल्पेबल होमिसाइड है जहां पर स्पेशल तरह की इंटेंशन, डिग्री ऑफ इंटेंशन इज मोर इंटेंस, डिग्री ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो मोर इंटेंस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशंस। इसमें आप देखेंगे पहला क्या है, ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर। जैसा मैंने कहा था कि इंटेंशन टू कॉज डेथ दोनों जगह एक जैसी है। 300 में भी आप देखते हैं कि इंटेंशन, अगर आप ए ने बी के ऊपर गोली चलाई और बी की मृत्यु हो जाती है, अगर ये प्रूफ हो गया कि इस इंटेंशन के साथ एक्ट किया गया है। और इंटेंशन मैंने आपको बताया था कि इंटेंशन कैसे इन्फर होता है, इट इज इन्फर थ्रू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, the manner in which the act has been done, the force which is applied behind the act, the weapon which is used, ये सारी चीजें इंटेंशन को बताने का काम करती हैं। तो A shoots Z with the intention of killing him, Z dies in consequence, यहाँ पर वो मर्डर माना जाएगा। दूसरा, A knows that Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury। देखिए इसी तरह का मिलता जुलता इलस्ट्रेशन 299 में भी था, आपको अगर याद आ रहा होगा। लेकिन 299 और 300 की लैंग्वेज में, इलस्ट्रेशन में बहुत महीन फर्क है जिसको आप पकड़ पाएंगे। क्या फर्क है कि यहां पर ए को पता है कि जेड को कोई डिजीज है, वहां पे भी ऑब्वियस सी बात है इंटेंशन और नॉलेज के साथ ही किया जाता है 299 में भी। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। वहां पर नहीं था, वहां पर क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ डेथ की बात की गई थी, जिससे वो उसको गति मिल जाए, उसकी मौत हो जाए एक समय के बाद। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको पता है कि जैसे मैं ये ब्लो दूंगा वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये इलस्ट्रेशन को आइडेंटिकली आप देखिए, दोनों में वर्ड्स यूज नहीं किए गए, वो डिफरेंस जो है, चूंकि 299 का 300 का डिफरेंस बहुत बहुत महीन है, और ये आज तक ये कोर्ट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि कब किसी ऑफेंस को 299 में रखा जाए या कब नॉट कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाए और कब नहीं माना जाए। इसीलिए इलस्ट्रेशन जब आप देखेंगे तो आपको बहुत हद तक क्लियर होगा। तो यहां पर क्या लिखा है, दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज डेथ, और अगर ऐसा कर लेता है, जेड की मृत्यु हो जाती है, तो ए को मर्डर के लिए गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। आपको पता था कि उसको डिजीज है और तब मारूंगा, अगर वो स्वस्थ रहता, अगर वो हेल्दी रहता और आप तब मारे होते तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन चूंकि आपको पता था, तो वो भले ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट नहीं था, लेकिन आपको पता था कि उसको चोट है, तो वो हल्की सी चोट या एक ब्लो से भी उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए आप मर्डर के लिए यहाँ पर लायबल होंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और आप ब्लो देते हैं तो क्या होगा, वही बात है कि आपको इसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट वो मेंटल एलिमेंट, इंटेंशन या नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, थर्ड देखिए, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंटेंशनली गिव्स जेड अ सोर्ड कट। सोर्ड एक तलवार से, ए क्या करता है, जेड के ऊपर वार करता है, और वो क्या है, वो जो वार है, वो जो हमला है वो क्या है, इट इज सफिशिएंट इन द, it is sufficient to cause the death of the man in the in the ordinary course of nature। और क्या होता है, जेड की मृत्यु हो जाती है। यहां पर ए क्या होगा, हत्या के लिए, मर्डर के लिए लाइबल होगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ, ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। यहां पर आपने इंटेंशन जान से मारने की नहीं थी, लेकिन ऐसी बॉडीली इंजरी दे रहे हैं आप तलवार से किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमला भले आपकी पर्सनल नॉलेज में ये नहीं था कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो हमला इस फोर्स के साथ किया गया था कि वो ऑर्डिनरी कोर्स में, सामान्य अनुक्रम में उससे व्यक्ति मर जाता है।
तो अगर ऐसा होता है तो आपके ऑफेंस को 300 में लायबल माना जाएगा। We move to the next illustration that says A without any excuse fires a loaded cannon into the crowd of persons and kills one of them. A is guilty of murder although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual. देखिए इस इलस्ट्रेशन से आपको यह भी क्लियर होता है कि मर्डर के लिए लायबल होने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट में लेना जरूरी नहीं है। यहां पर क्या है, आपने क्राउड पे फायर किया है और क्राउड पे आपने ये सोचकर नहीं फायर किया कि इस व्यक्ति को ही गोली लगे, इसमें से किसी को भी गोली लग जाती है तो आप मर्डर के लिए गिल्टी हो जाएंगे, भले ही आपने पहले से वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई निशाना नहीं कर रखा है। 299 में भी आप एग्जाम्पल आपने देखा था, जो एक गड्ढे के ऊपर एक घास जो है बिछाता है, लकड़ी बिछाता है और उसमें कोई व्यक्ति आता है और गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लाइबल बनाने के लिए 300 में भी वही बात है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर अगर मैं 100 की स्पीड पर भीड़ में गाड़ी चला रहा हूँ ये जानते हुए कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैंने इस व्यक्ति को नहीं मारना चाहता, क्योंकि 301 इस पॉइंट को क्लियर करता है, विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, द्वेष का हस्तांतरण, जो सिद्धांत 301 में दिया हुआ है वो यही कहता है कि यदि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर इफ यू फायर एट समबडी, आपने किसी के ऊपर हमला किया है ये सोच करके उसकी मृत्यु हो जाए और वहां पास खड़े व्यक्ति को लग जाती है, तो आप वैसे ही दोषी होंगे, उस ऑफेंस के लिए दोषी होंगे, वो चाहे 299 का हो 300 का, जिसके लिए आप दोषी होते अगर ए पर आपका जो टारगेट है वो लग गया होता। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि अल्टीमेट आपका इंटेंशन जो था वो मारने का था, तो भले ही किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन चूंकि आपका इंटेंशन था, आपके नॉलेज में ये बात थी, इसीलिए आपको ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशंस आपको याद रखने हैं। एज फार एज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर इज कंसर्न्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक्ट विद द इंटेंशन, आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं सामने स्क्रीन पर, कि इफ द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड वाज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। और जैसा मैंने बता चुका हूं कि यहाँ पर एक्ट में 299 की तरह ही ये बात देखी जाएगी कि यहाँ पर एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन ऑल्सो, यानी अगर वेयर पेरेंट्स नेग्लेक्ट टू प्रोवाइड प्रॉपर सस्टेनेंस टू देयर चाइल्ड, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना नहीं दे रहे हैं, या बच्चा अपने मान लीजिए कोई ऐसे पेरेंट्स है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको नहीं दे रहा है, या नर्स हॉस्पिटल में बच्चे को नहीं दे रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको लायबल माना जाएगा, भले ही यहाँ पर एक्ट नहीं है, ओमिशन है, तो वहां पर माना जाएगा। इसमें एक केस भी आप देख सकते हैं आर वर्सेस बेंगालो का, जहां पर द एक्यूज सेट फायर टू द कॉटेज इन विच डी वाज स्लीपिंग। क्या करता है एक्यूज, एक ऐसे कॉटेज में आग लगा जाता है जहां पर एक दूसरा व्यक्ति सो रहा था, और बाहर से क्या करता है, उस डोर को लॉक कर देता है ताकि जो डी के सर्वेंट्स हैं जो कि बाहर सो रहे हैं वो आकर उस व्यक्ति की हेल्प ना कर पाए। अब यहां पर क्या है, he also took active steps to prevent the villagers from rendering any help to the deceased। मतलब पूरी तरह से ये इंटेंशन इस एक्ट से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये एट द इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो ये पहला एलिमेंट है, इसको सबसे ग्रीवियस एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये सबसे मोस्ट एग्रीवेटेड फॉर्म है, क्योंकि आप मारना चाहते हैं किसी को, एट एनी कॉस्ट आप किसी की हत्या करना चाहते हैं, ठीक है। The second point is act done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death। ये मैंने आपको अभी बताया था, और 299 के कंपेयर करेंगे तो आपको ये जो मैं कह रहा था कि डिग्री में, इंटेंसिटी में फर्क है, वो आपको साफ दिखेगा। यहाँ पे ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली, तो जब आप किसी चीज को पर्सनली उस चीज को जानते होते हैं और कोई चीज ऑर्डिनरी कोर्स में होती है तो दोनों में फर्क हो जाता है। वहां पर लाइकली था और यहां पर ऑफेंडर नोज टू बी, ऑफेंडर को पता था, ठीक है।
third point, the third point is act done with the intention of causing such bodily injury which is sufficient in the ordinary course of nature. देखिए सेकंड वाले पॉइंट से इसकी इंटेंसिटी कम है, बट ये फिर भी उतना इंटेंस है। यहां पर इंटेंशन जो है ये फिर भी इस तरह की है कि वो 300 में आ जाए। क्यों? कि यहाँ पे लाइकली की जगह सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो जब कोई एक्ट ऐसा हो जो ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट हो, आप पढ़ सकते हैं सामने स्क्रीन पे कि वेयर अ मैन इंटेंशनली इन्फ्लिक्ट्स बॉडीली इंजरी सफिशिएंट इन द कोर्स ऑफ नेचर ही वुड बी लायबल टू मर्डर। यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज वेरी ग्रेट, यहां भले ही पर्सनल नॉलेज नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो सॉरी देन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द थर्ड क्लॉज आर सेटिस्फाइड। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो इंटेंशनल बॉडीली इंजरी होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए कि सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर होना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ केसेस भी दिए हुए हैं, जैसे जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक केस आपके सामने है, जहां पर कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट हेल्ड दैट द अक्यूज्ड कॉज इंजरी टू डिसीज्ड विद अ गड़ासा। गड़ासा क्या है? एक डेडली वेपन है जिससे किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। और आपने कहां पर हमला किया? हेड पे किया, नोज पे किया, फेस पे किया। ये क्या है? इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। अगर आप किसी को गड़ासा से सर पे वार कर रहे हैं और नोज पे वार कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ही विल डाई इन दिस एक्ट, थ्रू दिस एक्ट। तो इससे इसकी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इमिनेंट डेंजरस एक्ट, द फोर्थ पॉइंट इज इमिनेंट डेंजरस एक्ट। क्या दिया हुआ है कि यहां पर नॉलेज होनी चाहिए। इंटेंशन का पॉइंट पहला 3 जो क्लॉज आपने 300 में पढ़ा, दैट डेल्स विद द इंटेंशन। The fourth element deals with the knowledge of imminent dangerous act which in all probability causes death. और जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, furious driving or firing at a target near the public road or by poisoning a well from which people are accustomed to draw water. Furious driving or firing at a target near public road, जैसे मैंने कहा कि आप बाजार में आप अगर 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं भीड़ में, तो आप वहां ये नहीं कह सकते हैं कि माई एक्ट वॉज नेग्लिजेंट। मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑल्सो अमाउंट्स टू नॉलेज। नॉलेज में क्या है? यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, नॉलेज और इंटेंशन में डिफरेंस पिछली बार। तो नॉलेज में ग्रॉस नेग्लिजेंस भी आता है। आप अगर इस तरह से नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं चीजों को कि भीड़ में आप फ्यूरियस ड्राइविंग कर रहे हैं, रिस्क इन्वॉल्व ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हाईवे पे गाड़ी चलाना और बीच बाजार में गाड़ी चलाना 100 की स्पीड पे, दोनों में डिफरेंस है। आप हाईवे पे तो क्लेम कर सकते हैं कि अचानक से कोई आदमी बीच में आ गया कि भाई ये नेग्लिजेंट एक्ट था, मेरा इंटेंशन नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब अगर 1000 की भीड़ में आप रोड पर 80, 90, 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और किसी की मौत हो जाती है, तो वहां पर नेग्लिजेंस का प्ली नहीं ले सकते हैं। वहां पर आपको कहीं ना कहीं इस बात की नॉलेज थी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इट वॉज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट कुड हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो इसीलिए ये मर्डर की कैटेगरी में ये बात आएगी। ठीक है। वी विल ऑल्सो सी सम ऑफ द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को आज हम देखेंगे। और मर्डर की ये 4 जो कैटेगरीज हैं, जैसा मैंने कहा था कि जब आप 299 के 3 एलिमेंट को, 299 के फर्स्ट एलिमेंट को 300 से देखेंगे, दोनों सेम है, तो वो 299 का जब फर्स्ट एलिमेंट और 300 के फर्स्ट एलिमेंट की बात होगी, तो वो 299, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले क्या देखा जाता है किसी एक्ट में, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहले ये देखा जाता है कि ये मानववध है कि नहीं। 299 के अंतर्गत वेदर इट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड और नॉट। जब ये तय हो गया कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो फिर क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है कि अब ये मर्डर तो नहीं है, और अगर वो मर्डर की शर्त पे पूरा है, जैसे इंटेंशन टू कॉज डेथ है,
तो मर्डर की शर्त में पूरा है तो वो मर्डर मान लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा जो आपके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस फॉर मर्डर। ये इस तरह से प्रोसेस होता है जब कोर्ट तय करती है किसी व्यक्ति की हत्या में, किसी व्यक्ति की मौत में, हत्या तो 300 के अंतर्गत आएगी, कि ये आपराधिक मानववध देखा जाए या 300 देखा जाए, तो इस तरीके से पहले 299 के अंदर देखेंगे। 299 का जैसा मैंने कहा कि पहला कंडीशन तो 300 से ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसी बॉडीली इंजरी है जहां पर व्यक्ति की पर्सनल नॉलेज नहीं है, 299 की कंडीशन को वो सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन 300 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। लेकिन अगर 300 में वो गया, समझ रहे हैं आप, 300 में वो गया, तो उसके बाद फिर कोर्ट ये करती है, न्यायालय ये करती है कि वो देखती है कि कहीं वो एक्सेप्शन में तो नहीं है। क्योंकि जब वो एक्सेप्शन में आ जाता है मर्डर होते हुए भी, तो वो एक्सेप्शनल केस होते हुए, चूंकि उसमें कुछ 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, उसमें अगर आ जाता है तो दैट विल नॉट अमाउंट टू मर्डर, दैट कल्पेबल होमिसाइड विल बी डीम्ड टू बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो 5 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि मर्डर होते हुए भी उसको मर्डर नहीं बनाते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं?